नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं न्यू दिल्ली से और मेरे साथ हैं वीरेंद्र जी। लेकिन एक बहुत अहम खबर जो आपको CNBC आवाज़ ट्रैक करता हुआ दिखेगा वो है वो दो नाम जो अब आपको सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइज होते हुए दिखेंगे बैंकिंग स्पेस से। ये हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। और ये अहम खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली के गलियारों से लक्ष्मण रॉय साहब। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। आप जरा खबर विस्तार से समझाइए। देखिए, खबर में दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, मुझे जो सोर्स ने कंफर्म किया है और ये लगभग तय है कि नीति आयोग ने दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की है। ये दो बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सिर्फ सिफारिश ही नहीं कही, बल्कि इन दोनों बैंकों के नाम को लेकर के नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच में कई दौर के बैठकें हो चुकी हैं। और अब चर्चा ये चल रही है कि इनको किनके हाथों में सौंपा जाए, उसके लिए शर्तें क्या रखी जाए, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन इसको प्राइवेटाइजेशन करने में जरूरी है कि सरकार बैंक से जुड़े कानून में बदलाव करे। तो दो जो कानून है उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। उनमें से एक है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों कानून में सरकार बदलाव करने जा रही है और करीब 2 हफ्ते बाद संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसी मानसून सत्र में इन दोनों एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि सरकार को अपनी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने का कानूनी रास्ता आसान हो जाएगा, सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में सौंपने का रास्ता आसान हो जाएगा और बाकी जरूरी प्रावधान भी आसान हो जाएंगे। तो यानी इन दोनों बैंकों के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण की तरफ सरकार सारे रास्ते खोल रही है ताकि इस पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। अब कोशिश यही होगी कि चालू कारोबारी साल में हिस्सेदारी बेची जाए। जी लक्ष्मण जी, आप जरा जुड़े रहिए हमारे साथ। दो बातें बहुत अहम सामने आती हुई दिख रही हैं कि pहले पार्लियामेंट में 2 एक्ट्स में फेरबदल होगा और उसके बाद जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में कुछ सरकारी स्टेक का हस्तांतरण होते हुए देखेंगे। अब जुड़ते हैं प्रदीप पांड्या साहब से। आप हमारे बैंकिंग एडिटर हैं। पांड्या साहब नमस्कार। बताइए किस हिसाब से आप इस खबर को देख रहे हैं। फिलहाल सरकार का लगभग 89.8% स्टेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मैं आपको स्टेक बताता हूं कितना है सरकार का, तब तक आप इस खबर पर टिप्पणी कीजिए। जी देखिए, ये स्टेक दरअसल पिछले दिनों में लगातार बढ़ा है क्योंकि ये सारे के सारे सरकारी बैंक काफी वक्त से मुश्किल में चल रहे हैं और इनका जो NPA साइकिल है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2016 से लेकर के पिछले 5 सालों से काफी बुरी हालत में है। जब एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया था, जब रघुराम राजन साहब RBI के गवर्नर हुआ करते थे, तो उसके बाद से RBI और सरकार की ओर से लगातार कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया। अब उस वैल्यू को अनलॉक करने की कोशिश या बेचने की कोशिश हो रही है। तो ये दो नाम जो हमारे सामने आ गए हैं, अब ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन से 2 बैंक होंगे जिनका दरअसल विनिवेश होगा। तो अब IOB और सेंट्रल बैंक, ये 2 नाम हमारे सामने, हमें पता है कि इन 2 बैंकों का विनिवेश हो सकता है। अब बाजार और जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके बीच जो बातचीत चल रही है वो ये कि जैसे अभी लक्ष्मण आपको बता रहे थे कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन जिन दूसरे प्राइवेट बैंक से और दूसरे इन्वेस्टरों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि वो 2-3 चीजें देखना चाहेंगे। पहली कि उम्मीद की जा रही है कि एक अट्रैक्टिव VRS का पैकेज इन दोनों बैंकों के एम्प्लॉइज के लिए आएगा ताकि बड़े पैमाने पे वो एक ऑप्शन उन सभी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास हो जो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत काम नहीं करना चाहते। तो वो एक बार की VRS के लिए ऑप्ट करेंगे। तो उससे अंदाजा लगेगा कि कुल कितनी वर्कफोर्स दरअसल ट्रांसफर होती है। और दूसरे, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई गई है, अस्तित्व में एक तरीके से अब आ रही है धीरे धीरे, और उस पर समझा जा रहा है कि इनके बड़े NPAs को वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फाइनली कितना NPA इन बैंकों में रह जाता है, ये कुछ चीजें हैं जिन पर उन सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की नजर है। उसके बाद फिर वैल्यूएशन का अंदाजा हमारे सामने आएगा। जी, तो प्रदीप जी, जहां तक वैल्यूएशन की बात है वो तो आपको फिलहाल बाजार आंकता ही देख रहा है। मेरे ख्याल से दोनों बैंक्स आपको सर्किट पर लगे हुए दिखेंगे 20% के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आपके सामने जो प्राइस है वो है 24.20 और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 23.6। लक्ष्मण जी, आप कुछ प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे जो RBI और सरकार के बीच में होगी इस प्राइवेटाइजेशन को लेके।
देखिए, इसमें दो समानांतर प्रक्रिया चल रही है। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंकों की देखरेख करता है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या हमें बदलाव करने होंगे कानून में। दूसरी बात ये बताइए कि एनपीए जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, दूसरा जो कर्मचारी है उनको लेकर के हमको किस तरह के रोड मैप फाइनल करना है, क्या उनको किसी तरह का रिकैप करना है, तो इन सारे की चीजों को लेकर एक प्रेजेंटेशन नीति आयोग में देना है बैंकिंग डिपार्टमेंट को। साथ ही साथ रिजर्व डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को यह भी कहा गया वित्त मंत्रालय को कि आप रिजर्व बैंक से भी सलाह मशविरा करिए और रिजर्व बैंक से ये कहिए कि वो कंसल्टेशन करें और कंसल्टेशन करके बताएं कि किस तरीके से हम इस रोड मैप पे आगे बढ़ना है। और बता दूं कि समय सीमा बहुत नहीं दी गई, मुश्किल से हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर इनको एक कंसल्टेशन करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी कहा गया कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी सरकारी बैंक है, आपने कोविड के समय में देखा सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर लोन बांटा, एनबीएफसी को नकदी की मुहैया कराई। तो इस तरह के जो कई बार सोशल एलिमेंट वाले जो काम होते हैं उसमें जिस तरह से सरकारी बैंक बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो हम वैसे खरीदार को दें तो जरूरी पड़ने पर इस तरह के गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लगा सके। तो जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है वो भी तय किया जाएगा इस कंसल्टेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि सरकार काफी संभल करके एक बेहतर हाथों में इन दोनों बैंकों को सौंपना चाहेगी। और एक और बात कि 51% हिस्सेदारी पहले चरण में बेचने की संभावना है, बाकी हिस्सेदारी अलग अलग किस्तों में बेची जाएगी। 51% हिस्सेदारी बेचने के साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार ट्रांसफर करेगी। चलिए, तो आपके सामने फिलहाल सेंट्रल बैंक का स्टॉक जो है वो 19.8% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, ये पहले दिन है मूव का जो आपके सामने आया है। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है और यहाँ पर जो मैं ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहा हूँ वो है 220 रुपए के आसपास। तो यूं समझिए कि आज 20% ये स्टॉक बढ़ा है और आपको यहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखा है। इंडियन ओवरसीज बैंक आपके सामने जो उच्चतम लेवल इसने लगाया है वो है लगभग 220 रुपए और फिलहाल आपके सामने 23 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत आभार। दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव के साथ आते हुए और साथ ही साथ पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट आपको चहकता हुआ दिख रहा है। हम लोग एक पीएसयू बैंकिंग ईटीएफ भी ट्रैक करते हैं, वो भी दिन के ऊपरी सतह पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि किस हिसाब से आज कम से कम सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स में जबरदस्त खरीदारी होती हुई दिख रही है? क्या तो शैल जी, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि इन बैंकों के क्या वैल्यूएशन हुआ करते थे और आज क्या वैल्यूएशन है, अगर आप एक अंदाजा सिर्फ ये लगाएं कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनके मुकाबले में किस तरह का वैल्यूएशन इन बैंकों को दिया जा रहा है, तो सेंट्रल बैंक जिसकी हमने बहुत विस्तार से बात की उसकी मैं बैलेंस शीट देख रहा था। इनकी जो बैलेंस शीट की साइज है वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए है और इसकी जो मार्केट कैप है आज की तारीख में वो केवल 17,000 करोड़ रुपए है। अब आप इसके सामने अगर देखें तो बंधन बैंक की मिसाल के तौर पे जो बैलेंस शीट साइज है वो करीब 90,000 करोड़ रुपए है और इसकी मार्केट कैप करीब 51,000 करोड़ रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जो साइज है, जो बिजनेस है, अब उसमें कुछ एनपीएस है लेकिन वो बड़े पैमाने पे प्रोवाइडेड फॉर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो काफी कम है। अगर आप इसी तरह से ब्रांच नेटवर्क के पैमाने पर देखेंगे, बिजनेस साइज यानी डिपॉजिट्स और लोन का जो कुल कारोबार है उसके हिसाब से देखेंगे तो इनकी काफी ज्यादा वैल्यू निकल कर आ सकती है। अब देखना यही होगा कि इवेंचुअली सरकार किस तरह से इनको परोसती है सामने, किस हद तक इनका वजन घटा के हल्का करके और जो इनके पॉजिटिव प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको सामने अगर केवल रखा जाता है, जैसे लक्ष्मण जी भी बता रहे थे, तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन यहां से निकल करके इन सभी बैंकों में आ सकती है। तो प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इन सरकारी बैंकों पर आप देखें इस कमेंट्री के लिए। इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 24:20 पर सीएनबीसी आवाज पर जब ये खबर सबसे पहले अगर आप देखें आपके टिकट के निचले भाग पे देखी थी तो उस वक्त इसका प्राइस था करीब 20 रुपए 80 पैसे। अब 24:20 पर अपर फ्रीज पर यह स्टॉक टिका हुआ है। तो दोनों स्टॉक्स ने अगर आप देखें खबर के आधार पर इस बड़ा स्विंग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका इस पूरी खबर के लिए और प्रदीप आपका भी। एक बार निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक लेके आइए और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 15,701 34,670 पर आप देखें आपका निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, फटाफट पैनल से जो हमारा मौजूद है इस वक्त उनसे अब तक की कॉल्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, नीलेश शाह, उनसे खास बातचीत होगी। पहले एक काम करते हैं, अभी के पैनल से बातचीत करते हैं राजेश पालविया, असद वरन पाथी, राजेश सतपुते और
रचना वैद्य, चंदन तापड़े और संजीव भसीन साहब कुछ देर में हमारे से जुड़ेंगे। पहले एक काम करते हैं राहुल जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड एट 2 क्या रहेगा बताइए? रिलायंस एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई। जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए यहाँ पर निफ्टी में जो हिसाब से मोमेंटम है 15,700 का लेवल क्रॉस कर दिया है। मेरे हिसाब से 15,800 का लेवल बहुत जल्द टेस्ट होते हुए देखने मिलेगा हमें निफ्टी में। और जहां तक हाई कन्विक्शन ट्रेड की बात है, भारतीय एयरटेल में यहाँ पर एक अच्छा बुलिश सेटअप है। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल में 560 का लेवल बहुत जल्द रिटेस्ट हो सकता है। फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। यहाँ पर 530 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल बाई कीजिए। और जो हिसाब से निफ्टी का मोमेंटम है, आई थिंक 15,800 एक पहला टारगेट लग रहा है। 15,800 का कंफर्टेबली क्रॉस होता है तो 16,200 का लेवल निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 15,500 का रहना चाहिए पोजीशन लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका, वो स्टॉक जिसको आप 2 बजे कैरी करेंगे राहुल जी, आपने भी निफ्टी में कमेंट्स दिए थे। जी हाँ बिल्कुल जी, भारतीय एयरटेल लेना चाहिए। भारतीय एयरटेल 540 पे बाई कीजिए। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा और 550 और 560 के 2 लक्ष्य रहेंगे। भारतीय में यहाँ पर अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, आसिफ जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड एट 2। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सल जी। आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। अल्ट्राटेक का 1600 का कॉल जुलाई सीरीज का, आई थिंक इट इज रनिंग एट अराउंड 220 रुपीज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 200 फॉर अ टारगेट ऑफ 250। आई थिंक स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, थोड़ा पोजिशनल व्यू है ये, बट अल्ट्राटेक सीमेंट इज हेडिंग टू 7,000। एंड जैसे कॉल राइटिंग डेटा जो भी बाकी डेटा दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट अगर मार्केट सपोर्ट करेगा काफी जल्द ये 7,000 लेवल टच कर सकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 6,900 की कॉल लेनी है, वहां पे आप फोकस कर रहे हैं। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड एट 2 क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कैश सेगमेंट से रहेगा और उसमें मुझे नोसिल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम नोसिल का सेटअप देखें तो डेली चार्ट के हिसाब से उसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ। वीकली सेटअप के हिसाब से तो 3 वीक से ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और अब ये वीक में, करंट वीक में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 228 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 212 का स्टॉप लॉस रखें और नोसिल बाय करें। आपका ट्रेड है नोसिल करीब 228 के टारगेट के लिए। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड एट 2। वीरेंद्र देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा अलेम्बिक फार्मा। मुझे लगता है चार्ट का पैटर्न अच्छा है। यहाँ पे आपका एक छोटा ट्रेड तो डेफिनेटली बनता ही है। 996 के आसपास से फिलहाल ट्रेड हो रहा है। जब मैंने शेयर किया था तब इट वाज एट 985, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा चेंज करूंगा। सो अलेम्बिक फार्मा विच इज ट्रेडिंग एट 996, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का और इसका टारगेट होगा 1020 का। चलिए, ये आपके सामने एक से एक बढ़िया कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, और जो तेजी की लहर है बाजार पर उससे मेरी नजर नहीं हट रही है। दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी 15,716 और निफ्टी बैंक में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं 34,705। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अब आपके सामने। 200 पॉइंट का बाउंस बैक निफ्टी के दिन के लो जो था 15,505 और 34,350 से आप जो एक सीधी तेजी देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो देखते ही बनते हैं। स्वागत करते हैं अपने मित्र श्री सुदीप बंदोपाध्याय साहब का। नमस्ते सुदीप जी, शुभ दिन आपको। बताइए किस तरीके से आप इस बाउंस बैक को प्ले करना चाहते हैं। शानदार मोमेंटम पूरे के पूरे बैंकिंग बास्केट में, खासकर पीएसयू बैंक्स में। जी बिल्कुल सही शैल जी, आपको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम पिछले 3-4 हफ्तों से निवेशक को कह रहे हैं, आपके चैनल में भी हमने कहा है पीएसयू बैंक पे ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमी में अनलॉक फेज चल रहा है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द अनलॉक पूरा अनलॉक हो जाएगा। और इससे जो पीएसयू बैंक्स और सारे बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर के एनपीएस की जो शंका था वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एसेट रिकवरी का प्रोसेस पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, वहां पे कुछ नतीजे सामने आने की संभावना अब बिल्कुल नजदीक है और इसका भी बहुत बड़ा फायदा सरकारी बैंकों को मिलेगा।
और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि पीएनबी, बीओबी ऐसे बैंक में अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो वैल्यूएशन पे कामकाज हो रहा है वहां पे मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वैल्यू बाइंग का बन रहा है। हाँ, ये बात सही है कि Q1 के जब नतीजे आएंगे थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी लोकेशन का थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, पर अगर किसी का नजरिया 1 साल प्लस का है तो हम लोग बीओबी, पीएनबी दोनों में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। करीब 80 रुपए के आसपास बीओबी और 40 रुपए के आसपास पीएनबी जरूर खरीदना चाहिए 1 साल का नजरिया से। चलिए, आपके सामने अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको चहकते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आपको सिर्फ 21 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ऑलरेडी 14% ऊपर आपको ट्रेड कर रहा है। माफ कीजिए, 2180 का प्राइस हो चुका। जब तक मेरी नजर यहाँ पर पड़ी तो यहाँ पर आपको शानदार मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर फिलहाल आपके सामने ये कोशिश कर रहा है कि दिन का उच्चतम लेवल जो इसने देखा था 2250 का, उसको ये फिलहाल तोड़ने की कोशिश करे। यहाँ पर हमारे साथ राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। राहुल जी, पंजाब एंड सिंध बैंक आपके सामने 22 रुपए 35 पैसे, वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट, पूरे के पूरे सेक्टर्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। बताइए क्या रणनीति इसके लिए आज? जी हाँ शैल जी, देखिए सारे के सारे जो छोटे मझले बैंक हैं इनमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है जब से ओवरऑल आज सेकंड निफ्टी ने एक तरह से बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन में ट्रेड करना शुरू किया है। मेरे हिसाब से पंजाब एंड सिंध बैंक में 25 रुपए का लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 2150 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और मोमेंटम जो है वो एकदम लॉन्ग ट्रेडर्स के फेवर में है, तो मेरे हिसाब से इस मोमेंटम का फायदा उठाए और बैंक्स में लॉन्ग पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ये आपके सामने 22 रुपए 20 पैसे का प्राइस आता हुआ दिख रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक पर, और जितने भी आप पीएसयू बैंक से आज उठा के देख लें आपको दिन के उच्चतम लेवल पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट गेन्स दिखाते हुए चलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब आपको अपनी ईजीएम से 3 दिन पहले उच्चतम लेवल दिखा रहा है 2245 रुपए का। चलिए अब जुड़ते हैं अपने मित्र श्री नीलेश शाह साहब से। बहुत चर्चाएं करनी है, आप खुद योग के बहुत बड़े अभ्यासी हैं और इंटरनेशनल योग डे आज है। कुछ चर्चा योग पर होगी, कुछ चर्चा बाजार पर होगी और कुछ चर्चा होगी वॉलेटिलिटी पर, जो फिलहाल हमारे सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। शाह साहब नमस्कार, आपको शुभ दिन। हमेशा की तरह आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। बताइए बाजार में इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे देख रहे हैं? शहीद भाई, मार्केट है तो उसमें वॉलेटिलिटी तो रहेगी। एक निवेशक वही करेगा कि वॉलेटिलिटी में से भी उसे फायदा कैसे बन पाए। मेरे हिसाब से इस वक्त अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें और अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में निवेश करें तो ये वॉलेटिलिटी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। जी शाह साहब, अक्सर ये देखा गया है कि परेशानी अमेरिका की इकोनॉमी में होती है, ठोस कदम चाइना के बाजार में उठाए जाते हैं मेटल को लेके और पिटाई हमारे बाजारों की हो जाती है। और अक्सर ये देखा गया है कि रिटेल निवेशक बेचारा बाजार में आता है एक हाई लेवल पर और फिर मायूस होके निराश होकर चला जाता है। इस वॉलेटिलिटी को और इन जो परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, इसको कोई ऐसा उपाय बताइए कि रिटेल निवेशक पैसा लगाए एक बार अच्छे काउंटर्स में और फिर चुपचाप बैठ जावे। ये वॉलेटिलिटी आजकल बाजार में बहुत ही चिंता का विषय बनी हुई है और बहुत लोग आप यहाँ पर नुकसान उठाते हुए देख रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? शैल भाई, आपने बचपन में बिरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी होगी। बिरबल की खिचड़ी स्टॉक मार्केट की तरह है, पकती बहुत धीरे धीरे है। उसके लिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप ट्रेडर बन सकते हैं या निवेशक बन सकते हैं। ट्रेडिंग करना है तो वो T20 की तरह मैच खेलने बराबर है। अंधाधुंध शॉट लगाओ, बैट पे आ गई तो छक्का, नहीं तो विकेट गिर गई। पर जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं निवेशक बन के, तब आप धीरज से, पेशेंस से उस बॉल का इंतजार कर सकते हैं जिसको आप छक्के पे मार सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट बिरबल की खिचड़ी है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी
आती ही रहेगी और आपकी पेशेंस आपको पैसा बना के देगी। अंग्रेजी में किसी ने बहुत अच्छी तरह कहा है, इट इज नॉट टाइमिंग द मार्केट विच मेक्स मनी फॉर यू, इट इज टाइम इन द मार्केट विच मेक्स मनी फॉर यू। जी 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 नीलेश जी, एक और चीज, अभी बाजार पे बात हुई, यूएस मार्केट पे बात हुई और साथ ही साथ चाइना के कुछ एक्शन पे बात हुई। ये बताइए, यहां पर बाजार में एक निवेशक, एक ट्रेडर अमूमन एक स्टॉक को संभालने में या फिर इंडेक्स पे ट्रेड करने में थक जाता है, थक के चूर हो जाता है, कुछ गवाता है कुछ पाता है। ये बताइए, आप इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, इतने बड़ा एयूएम्स हैं, आप निजी जीवन में योग को आपने कैसे अपनाया, अपने स्ट्रेस लेवल को, साथ ही साथ अगर आप देखें आपको इतना बड़ा फंड मैनेज करना पड़ता है, वो थिंकिंग प्रोसेस कैसे जनरेट करते हैं, आप पॉजिटिव व्यूज कहां से लेके आते हैं, योग का आपके जीवन में जो समावेश है वो कैसा है, तो बताइए इसको। सो बीरेन जी, जब मैंने फंड मैनेजमेंट की करियर चालू की थी तो मार्केट के उतार चढ़ाव मुझे बहुत इंपैक्ट करते थे। जो मार्केट का टेंशन था वो मैं घर पे लेके आता था, ऑफिस में भी रखता था, और फिर एक बार सोचा कि ये तो सही चीज नहीं है, मुझे मार्केट के उतार चढ़ाव से डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे उस उतार चढ़ाव में से पैसा बनाना है। उस समय किसी ने राह दिखाई कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा, विचलित नहीं होगा, स्थित प्रज्ञता मिल जाएगी। उन सज्जन की राह दिखाने पे मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन करना चालू किया। धीरे धीरे फिर मुझे उसके अंदर और अनुभव मिलते गए, और अब मतलब मैंने देखा है कि जब मैं मेडिटेशन करके, चाहे सुबह हो शाम को हो, जब भी मौका मिले तब मेडिटेशन करता हूं तो अपने मन को मैं शांत रख सकता हूं। और स्टॉक मार्केट में एक चीज है कि बहुत सारे नॉइज के बीच में से आपको फैक्ट ढूंढना है। बिजनेस की वैल्यू रोज इंपैक्ट नहीं होती है, बट नॉइज इतना आ जाता है कि लोग डर जाते हैं, लोग विचलित हो जाते हैं। उस समय एक मेडिटेशन का माइंड, एक योगी का माइंड आपको स्थित प्रज्ञता दे सकता है, आपको शांति दे सकता है, ताकि आप नॉइज में से फैक्ट्स को दूर कर सको और एक डिसीजन ले सको। कुछ हद तक इसे आप अर्जुन से लिंक कर सकते हैं कि जब उसे पक्षी मारने के लिए कहा गया था तो उसे सिर्फ पंखी की आंख ही दिखाई रही थी। सो आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो सकता है मेडिटेशन से, योग से, एंड उससे आपको एक फोकस मिल जाता है जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो शाह साहब, मैं आपको कम से कम पिछले 25 साल से जानता हूं। ना सिर्फ आपका मन शांत है, लेकिन आपके चेहरे पर जो शांति झलकती है बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद, वो देखते ही बनती है। अब बताइए, इस शांति में आपने पिछले 4-5 दिनों में जो वॉलेटिलिटी देखी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको खरीदारी होती हुई दिख रही है? करोड़ों रुपए कोटक एएमसी के सिप्स में आते हुए दिखते हैं, एक से एक बढ़िया फंड्स आप मैनेज करते हैं। अगले 6 महीने कहां लगा रहे हैं आप पैसा और कहां से निकाल रहे हैं पैसा? शहीद भाई, इस वक्त हमें लग रहा है कि अब ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी ट्रेड लगाना चाहिए, एंड इसमें इस वक्त हमें जो सबसे अच्छा ट्रेड लग रहा है वो इंडस्ट्रियल्स या इंजीनियरिंग का है। हमें लगता है कि दुनिया में देश विदेश में जिस तरह से गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे रहा है, तो बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा होगा, उससे कैपेक्स में रिवाइवल आएगी और उसका रिफ्लेक्शन भारत में भी देखने को मिलेगा। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी एक्सपोर्ट्स और लोकल दोनों मार्केट में बराबर है, उन्हें इस कैपेक्स रिवाइवल से फायदा होगा।
एक सेल साइड एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि मदर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इज कमिंग, मदर ऑफ कैपेक्स रिवाइवल इज कमिंग। हमें लगता है कि गिनी चुनी इंडस्ट्रियल्स इंजीनियरिंग कंपनी इस वेव को बहुत अच्छी तरह राइड कर पाएगी। दूसरा जो हमने मतलब पहले भी मैंने कहा था, होम इंप्रूवमेंट सेक्टर के ऊपर वहां पे स्टॉक प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं, बट अभी भी वो ट्रेंड केमिकल सेक्टर की तरह लंबा चल सकता है। लोगों ने अपने घर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया है पिछले 1.5 साल में। अब जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा अपने घर में इंप्रूवमेंट करेंगे, तो सीमेंट से लेके प्लाईवुड से लेके टाइल्स, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर्स, केबल्स, फर्नीचर, ये सारी कंपनीज जो होम इंप्रूवमेंट सेक्टर के साथ रिलेटेड है उनको फायदा होगा। सो इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी में निवेश करें और ऐसी कंपनी में निवेश करें जो आने वाले समय में ग्रो कर पाए। तो शाह साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था। आपने उस शानदार रिपोर्ट की बात करी जहां पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल केपेक्स साइकिल भारतीय अर्थव्यवस्था में आता हुआ दिखेगा। बहुचर्चित रिपोर्ट है और बहुत लोगों ने उसको सराहा है। एक रिपोर्ट बाजार में आजकल और चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आप लंबी अवधि के वैल्यूएशंस देखें मिड कैप्स के, स्मॉल कैप्स के मुकाबले ब्लू चिप्स के, तो ये देखा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम ट्रैक करते हैं वहां पर अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी ऊपरी सतह की तरफ निकल गए हैं मुकाबले ब्लू चिप्स के। अगले 2-3 महीने का ट्रेड आपके हिसाब से क्या होगा? क्या ब्लू चिप्स पर दोबारा रुझान आएगा क्योंकि निफ्टी को आगे बढ़ना है तो ब्लू चिप्स ही चलेंगी, या फिर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का फ्लेवर वापस आते हुए देखते हैं हल्के से करेक्शन के बाद? मुझे लगता है शैल भाई, एक जो बड़ा ट्रेंड है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी गिरती गिरती 1.5% ऑफ जीडीपी रह गई थी, आज बढ़ती बढ़ती 2.6% ऑफ जीडीपी हुई है और आगे उम्मीद है कि ये और भी चलेगी। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में एक्टिविटी लेवल अलग अलग है, ग्रोथ लेवल अलग अलग है। स्मॉल कैप कंपनीज में ये दिख रहे हैं कि बहुत सारी लॉस मेकिंग जो कंपनीज है वो अब लॉस के दायरे से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रही है। एंड इस वजह से स्मॉल एंड मिड कैप में हमने बहुत बड़ी रैली देखी। पिछले 1 साल में स्मॉल कैप में लार्ज कैप से दुगना रिटर्न दिया, मिड कैप में 1.5 गुना रिटर्न दिया मोटा मोटा। अब हमें लगता है कि यहां से लार्ज कैप्स मार्केट को शायद लीड करेंगे और स्मॉल एंड मिड कैप्स एक कंसोलिडेशन करेंगे छोटा सा, ताकि वो लोग एक इक्विलिब्रियम वैल्यूएशन में आ सके कंपेयर टू लार्ज कैप, और फिर अपनी जर्नी आगे चालू रखेंगे। एक और चीज नीलेश, यहाँ पे तो मिड कैप और लार्ज कैप पे थोड़ा सा आपका तर्क हमने जाना, लेकिन मोटे तौर पे हमको रहना ग्लोबल मार्केट्स के बीच में ही है। नीलेश जी, एक चीज ये है, क्रूड को देखते हुए या फिर यूएस में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें चिंता का विषय है। जो फेड की कमेंट्री थी और उन्होंने जो रेट हाइक की प्रोसेस को प्रीपोन किया है, इसका एग्जैक्टली एक इम्पैक्ट जो डॉलर इंडेक्स पे है वो कैसे देखते हैं आप, डॉलर पे कैसे देखते हैं? और स्पेशली अगर आप देखिए इंडियन मार्केट्स जिन्होंने बीते 6 महीने में, 8 महीने में या फिर स्पेशली लास्ट वेव के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस पार्टिसिपेशन देखा है, उस फ्लो पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप इस पूरी प्रोसेस का? कुछ हद तक वीरेंद्र जी इसमें पिछले कुछ दिनों व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ी चर्चा चली थी कि एक प्रसिद्ध फुटबॉलर ने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हटा दी और उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ गई और लॉस हुआ। ये न्यूज, ये एनालिसिस काफी देर तक चला। फिर जिन्होंने डेटा देखा उन्हें एक्चुअली पता चला था कि उस दिन उस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का शेयर नीचे ही खुला था, और जब से वो टेलीवाइज इवेंट हुई जिसमें प्रसिद्ध फुटबॉलर ने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल दूर करी, वहां से तो शेयर ऊपर चला है।
और अगर आप एक वीक का, एक महीने का उस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो उसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। सो तथ्य कुछ नहीं था, बट मीडिया ने, सोशल मीडिया में हवा बन गई। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन में भी कुछ उस हद तक हो सकता है। एक तरफ से लगातार नॉइज हो रही है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। दूसरी तरफ से अगर हम यूएस मार्केट में देखें तो उनकी 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक साल के बाद 2% के नीचे आ गई। उनकी 5 साल और 30 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड में सबसे कम अंतर इस वक्त है पिछले एक साल में। सो मार्केट कुछ और कह रहा है और हेडलाइंस कुछ और कह रही है। मेरे हिसाब से हमें अपनी महंगाई के दर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर मॉनसून की वजह से थोड़ी कंफर्ट रहेगी। अगर ऑयल इस लेवल के आसपास बना रहता है, बिकॉज ओपेक से सप्लाई ओपन हो सकती है, यूएस ईरान की टॉक्स में एक अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो वहीं से एडिशनल सप्लाई आ सकती है। सो ओवरऑल अगर मैं हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन को देखूं तो मुझे लगता है कि वो आरबीआई की कंफर्ट लेवल के आसपास रहेगा, थोड़ा उनके टॉप रेंज के आसपास रहेगा, बट इन्फ्लेशन उतना बड़ा डर नहीं बनेगा जितना लोग आज कह रहे हैं। जी चलिए, शाह साहब आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय निकाला, योग पर चर्चा करी, ध्यान और मेडिटेशन पर आपने अपनी राय व्यक्त करी, और हमेशा की तरह 2 ऐसे सेक्टर्स बताए जहां पर अगले 3-1 महीने या थोड़ी और लंबी अवधि में पैसा आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। चलिए अब बाजार पर वापस अपना ध्यान व्यक्त करते हैं। आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी बैंक चलता हुआ दिखेगा। मेरे सामने प्राइस है 200 अंक ऊपर 34,770। निफ्टी में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 15,750 को बुल्स के कब्जे में लाने के लिए। फिलहाल 47 अंक ऊपर। जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आज का दिन बैंक्स के लिए है। एक बढ़िया मजबूत पब्लिक सेक्टर बैंक और एक बढ़िया मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपको चार्ट्स पर चहकता हुआ दिखे, जिससे ट्रेडर्स और निवेशक पैसा कमा पाए। जी अब शैल जी देखिए, पीएसयू बैंक में शुरू करेंगे पहले हम। देखिए सबसे अच्छा सेटअप मुझे जो बड़े पीएसयू बैंक है उसमें कैनरा बैंक में मुझे यहाँ पर एक अच्छा सेटअप लगता है। ये स्टॉक बहुत ही सबसे पहले इनफैक्ट पूरे पैक में एक तरह से नीचे की तरफ चालू हुआ था गिरना, और आज पहला सेशन है जब डिसाइसिवली स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। साथ ही में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से 146 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक को बाय करना चाहिए। पोजिशनली यहाँ पर आपको एक नया हाई लगता हुआ देखने को मिल सकता है। इसने तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में 164 के आसपास का हाई लगाया था। आई थिंक ये लेवल इसमें पोजिशनली क्रॉस होने को मिल सकता है ये महीने में। दूसरा जो ट्रेड रहेगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो सबसे अच्छा सेटअप है और जो सबसे कम रिस्क वाला स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सेटअप, एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में 1450 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, तकरीबन 30 रुपए है करंट मार्केट प्राइस से, और ऊपर में आपको 1525-1550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों बैंक्स बाई कीजिए। एचडीएफसी बैंक टॉप पिक रहेगा प्राइवेट बैंक्स में, और पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। जी हाँ, याद रखिएगा इस वक्त निफ्टी डी हाई पर है, निफ्टी बैंक डी हाई पर है। आज सुबह सुबह जो हमारी बाई की अप्रोच थी या फिर जो मार्केट रिवर्स हुआ था, मैं डिस्क्लेमर से पहले अगर आप देखें इस बात को कहना चाहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो मैंने जो 15,550, 510, 520 होल्ड किया और उसके बाद 610 जो निकला, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। आप याद रखिएगा इंडेक्स जहां तक निफ्टी का सवाल है। उसके बाद बैंकिंग में शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हुई। पालवे साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मेरे को एक ट्रेड विजिबल था, क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, कि रिलायंस जो एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है, और रिलायंस इस वक्त की जो आप समझ लीजिए कि 28 मई की सारी कैंडल्स को पार करता हुआ, ये 2260 की कॉल पे आपका व्यू क्या होगा? एक इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रिलायंस है डे हाई, 2260 की कॉल पे आपका टेक। डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या इस फ्लैग के ब्रेकआउट के मद्देनजर आपका कोई व्यू है रिलायंस पे?
रिलायंस में बुलिश व्यू ही है और हमने हमारे क्लाइंट्स को रिलायंस में स्ट्रेटेजी भी इनिशिएट करने को एडवाइस ऑलरेडी की हुई है और बिल्कुल ये 2260 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है। हमें लगता है कि रिलायंस में जिस तरीके से मोमेंटम बना और जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, अगर हम इसका डेटा देखें तो 6 मंथ के ऑल टाइम हाई पे इसका ओपन इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग पोजीशन खड़ी और जिस तरीके से लास्ट सेशन में भी शॉर्ट कवरिंग एक्शन थी कॉल्स में, अभी ये लगता है कि यहां से ये 2300 की तरफ इमीडिएट बढ़ते हुए दिखेगा। तो जो 32 रुपए में कॉल ऑप्शन है इसे बाय करें, मेरे हिसाब से इसको पोजिशनल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा इसमें मुनाफा मिलेगा। और क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ है तो हमें लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस का जो मोमेंटम है वो उसको 2300 के लेवल को भी क्रॉस करवाते हुए दिखेगा। तो ये 32 रुपए की कॉल ऑप्शन में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 55 रुपए से 60 रुपए तक के करंट लेवल से। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब रखें आप 18 रुपए के आसपास। पोजिशनल ट्रेड है, 1 से 2 दिन का समय दें, इसमें 55 से 60 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये आपके सामने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मूव आता हुआ दिख रहा है और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आपको चलता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों आरआईएल के पास है। अगर आप ट्रेड में हिस्सा लें तो जरूर एक इंडिपेंडेंट राय और लें। एकदम जुड़ते हैं असित बरन साहब से। उनके पास एक शानदार ऑप्शन ट्रेड है जो आपको बैंक निफ्टी की तेजी बहुत खूबसूरती से खिलाएगा। बताइए असित जी, आपने क्या पकड़ा? हाँ सर, मैं बैंक निफ्टी का 34,900 का कॉल देख रहा हूँ, विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 220-230 लेवल पे। मुझे लगता है कि ओवरनाइट ट्रेड रह सकता है, बट स्टिल समबडी वांट्स टू काइंड ऑफ नॉट गो फॉर द ट्रेड। अगर इसमें 180 का स्टॉप लॉस देखेंगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कल परसों तक अराउंड 300-320 का लेवल दिखा सकता है इस ऑप्शन प्राइस में। रैशनल ये है कि स्टेट बैंक, कोटक, एचडीएफसी, दीज आर ऑल शोइंग गुड ट्रैक्शन। And the way the kind of candle that has been formed in Bank Nifty today, I think I'll not be surprised अगर हम कल definitely 35,000 के ऊपर दिखे कल या परसों में। जो होता है ना कि like no amateurs start the day and the professionals end the day, मुझे लगता है कि bullish side में definitely tractions लग रहा है and this call should be taken up. So 900 का call at around 220-230, stop loss of 180, target of around 320 types. चलिए 251 रुपए की फिलहाल आपको ये कॉल आती हुई दिख रही है और इस तेजी को आप देखिए क्या शानदार बखूबी तरीके से बैंक भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है 223 अंक ऊपर 34,780। खबरों का सिलसिला आज बैंक्स पर रुकता ही नहीं दिख रहा और अगर आप यहाँ पर ब्रेकअप देखें कौन कौन से बैंक्स आपको सुबह से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक पर आज सुमित जी ने सबसे पहले तेजी की लहर लगाई थी और साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स पर आपने आज लक्ष्मण जी का हुनर देखा। बंधन बैंक 7.5% ऊपर, एयू बैंक 3% ऊपर, कैनरा पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने लगभग 2.5% की तेजी देखी है। छोटे और मंझले बैंक्स की तो क्या ही चर्चा कीजिए। डायरेक्टर साहब पहले बताइए कि यतिन जी जुड़े हुए हैं तो उनसे ब्रेकिंग न्यूज लें या फिर उससे पहले हम लोग जुड़ते हैं रचना जी से और सिंह साहब से। चलिए आज बारी है रचना जी की। नमस्कार रचना जी, बताइए किस हिसाब से आप एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल को देख रही हैं। बाजार में शानदार हरा निशान, सुबह से एक हरा रुमाल आज वीरेन जी ने अपने नेहरू जैकेट में लगाया और उससे जो तेजी बाजार में आई वो देखते ही बनती है। बताइए आप कहाँ मोहर लगा रही हैं? जी गुड आफ्टरनून एंड यस, बाजार में तेजी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। मेरी नजर इस मोमेंट पे एनएमडीसी पे है। जहां तक ये पीएसयू बैंक्स की बात हो रही है तो उसपे एक नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जिसपे मेरी नजर है। बैंक ऑफ इंडिया में भी फॉलो थ्रू के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे, और जब तक ये 74 का लेवल सस्टेन करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 80, 85, 90 की तरफ पोजिशनली जा सकता है। और जो दूसरा नाम है वो मेरा एनएमडीसी में है। एनएमडीसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक दे रहा है, उसका बार भी इस तरीके का है कि जहां पे फॉलो थ्रू की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पे जब तक 176 सस्टेन होगा, फ्यूचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये 190, 95 इवन 200 की तरफ पोजिशनली जा सकता है। सो एनएमडीसी एंड बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो यहाँ पे एनएमडीसी और बैंक ऑफ इंडिया ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें आपको काफी अच्छे लगते हैं। इस बीच बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में मूव है। लेट्स ब्रिंग एक्सिस बैंक। पालवे साहब तो कमेंट करेंगे नहीं क्योंकि एक्सिस ही है। अगर आप यहाँ पे राहुल जी से बात करते हैं, राहुल जी
एक्सिस और इंडसइंड बैंक डे हाई पे फ्लो करते हुए, प्लीज इन दोनों में से कोई ट्रेड अगर आप पिक करना चाहें बैंकिंग में तो, या फिर आप HDFC बैंक को प्रेफर करेंगे? आपकी प्रेफरेंस क्या है इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में? जी हाँ, देखिए वीरेंद्र जी, HDFC बैंक का सबसे बेस्ट पिक रहेगा बिकॉज यहाँ पर सबसे कम रिस्क है। मेरे हिसाब से 30 रुपए के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक में लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। आई थिंक 50 रुपए का मूव यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो हिसाब से बैंक निफ्टी में सेटअप है, जैसे असीत जी भी कह रहे थे 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी में बहुत जल्द टेस्ट होने को देखने को मिल सकता है। तो प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक सबसे बेस्ट पिक रहेगा। जहां तक एक्सिस बैंक की बात है, एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर रिलेटिवली बुलिश सेटअप है, बट मेरे हिसाब से इसमें जो 745 750 का जो क्लस्टर है वो निकलता है तो एक इजी ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर ऊपर में 800 का लेवल टेस्ट होते हुए देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर HDFC बैंक के साथ जाएंगे। एक्सिस बैंक में थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय है। जी चलिए, तो HDFC बैंक पर आपको राय देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब, JM फाइनेंशियल वाले, और बहुत ही अच्छी तरीके से बुलिश हैं NMDC पर रचना जी। एक नए मेहमान का स्वागत करते हैं। NK सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से, जहां पर कुछ समय के लिए लक्ष्मण जी भी छुट्टी आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। सिंह साहब स्वागत है आपका। बताइए कहां देख रहे हैं बाजार में तेजी या मंदी? शानदार मोमेंटम आज दिन के लो से, क्या पसंद आया आपको? आज के बाजार में मैंने देखा कि जिस तरह से ये 20 SMA से हर बार बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, आज भी उसने वैसा ही किया जो एक्सपेक्टेड था। और बाजार में मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जब तक कि 15,600 के नीचे क्लोज नहीं करती है मार्केट डे क्लोजिंग, तब तक बाजार आसानी से नीचे नहीं जाने वाली है, ये बुलंद रहेगा। और ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूं 15,870 का लेवल, अगर उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग कर जाती है तो फिर यह बाजार आसानी से 16,293 और 16,600 का स्तर भी दिखा सकता है। तो ये मैं बाजार पे व्यू मेरा रहेगा आज का, और आने वाले करीब 8 से 10 दिनों तक जब तक 20 SMA ब्रेक नहीं करता है, हमें लॉन्ग की पोजीशन ही बनानी चाहिए। जब भी नीचे आए तो एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 20 SMA। चलिए, तो यूं समझिए कि सिंह साहब भी आपको बाय ऑन डिप पर जो हमारी स्ट्रेटजी है CNBC आवाज की, बहुत ही मजबूत मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। सिंह साहब, अब आपसे दो प्रश्न हैं। एक तो बढ़िया एक कन्विक्शन कॉल आज के लिए शेयर कीजिए, और जैसा कि आपने जताया उम्मीद कि निफ्टी आपको 16,200 16,300 जाता हुआ दिखेगा, कौन से 3 ऐसे सबसे मजबूत काउंटर्स होंगे जहां पर आपको ये तेजी आती हुई दिखेगी? पहले कन्विक्शन कॉल और फिर 3 निफ्टी की पिक्स। मेरे एक कॉल होगा आज का जी पावर लिमिटेड, GEPIL का कॉल होगा मेरे तरफ से। ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है मंथली चार्ट्स पे, पिछले 9 मंथ से कंसोलिडेट हो रहा है। और जब कोई भी प्राइस 9 मंथ या 12 मंथ एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है तो एक बेहतरीन मूवमेंट लेता है। तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाने के लिए तैयार है, और इसमें 320 का एशियन लगाकर इसको राइट किया जा सकता है, जो कि आपको 425 और 530 का स्तर आने वाले 1 से 2 महीने में दिखा सकता है। साहब ने यहाँ पर मोहर लगाई और तेजी आपको GEPIL में बहुत अच्छी तरीके से आती हुई दिख रही है। अब प्राइस आपके सामने है लगभग 368 रुपए, और यहाँ पर छोटी छोटी ब्लॉक डील्स फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। कुछ ही देर में हमारे साथ यतीन जी जुड़ेंगे। सिंह साहब, आपके हिसाब से तीन सबसे कौन से मजबूत निफ्टी के काउंटर्स हैं जो निफ्टी को ले जाते हुए दिखेंगे 16,000 के पार? मेरी तरफ से होगा एक SBIN, और दूसरा रिलायंस का काउंटर है, और तीसरा हमने हिंद यूनिलीवर को देखा है जो कि काफी अच्छा पैटर्न बना रखा है तीनों ने, और काफी कंसोलिडेट भी किया है। खास करके रिलायंस तो काफी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया है। तो ये 3 काउंटर निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं, और यही 3 काउंटर आने वाले समय में निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और आपको तेजी आती हुई दिखती है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। इनके चार्ट चेक्स हम लोग थोड़ी ही देर में करेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे यतीन जी के साथ, जिनके पास एक बहुत अहम खबर है इंडियन बैंक के बारे में। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, आप देखिए बैंक निफ्टी डे हाई पर है, और इंडियन बैंक के संदर्भ में ये क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, और कुछ देर में डीलिंग रूम चेक पे भी बात करेंगे यतीन से। लेकिन पहले यतीन, इंडियन बैंक क्या है खबर, बताइए।
नमस्ते शैल जी और वीरू। देखिए, इंडियन बैंक एक बड़ा QIP लॉन्च करने जा रही है और इसी हफ्ते इंडियन बैंक अपना QIP लॉन्च कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप इंडियन बैंक की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी अपना एक एनेबलिंग रेजोल्यूशन 4000 करोड़ रुपए तक का QIP के जरिए पूंजी जुटाने के लिए ले लिया है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि 2500 से 3000 करोड़ का QIP इंडियन बैंक बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। इनफैक्ट काफी सारे डोमेस्टिक फंड्स के साथ मिलकर ये रोड शो किया है और ज्यादा करके जो डिमांड है वो डोमेस्टिक फंड से आपको इंडियन बैंक में आती हुई दिखाई देगी। जो इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक का मर्जर हुआ है उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई और इसी के संदर्भ में ये QIP बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। इंडियन बैंक की ओर से हमको कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई, जैसे आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि 2500 से 3000 करोड़ का QIP इंडियन बैंक का किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। 2500 से अगर आप देखें करीब 3000 करोड़ का QIP ये कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि यदि ने बताया कि यहाँ पर जो मर्जर हुआ था उसके बाद जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए अगर आप देखें ये बैंक ये QIP लेके आ रहा है। एक बार इंडियन बैंक का चेक लेते हैं, टेक चेक आपकी स्क्रीन पे। यस, ग्रेट चार्ट अगर आप देखिए, इसे कहते हैं ना किसी एज पे बैठा हुआ है और आई थिंक आप याद रखिएगा आज इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। पालिया साहब, मेरे स्क्रीन पर एक बात तो है, जिस वक्त यतीन ये खबर क्रैक कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसी वक्त समझ लीजिए कि आप अक्टूबर 2019 से लेके जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको काटने की कोशिश करता हुआ स्टॉक। आपका टेक स्पेशली अबव 149, 150 इसके टारगेट्स क्या होंगे? बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बनाया है और अगर इसका वीकली मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक में मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें लेवल तो 140 के आसपास था और अब ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एनी हाउ मंथली चार्ट पे तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुके हैं। अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप पे देखें तो 149 का आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये जैसे ही इसके ऊपर आज क्लोज करेगा तो स्टॉक में जिस तरीके से हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम बना है यहां से ये स्टॉक में 165 से 170 तक के अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिख सकते। करंट लेवल से 142 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। आज की क्लोजिंग अगर 149 150 के ऊपर होती है तो 165 170 तक की अपसाइड इसमें बहुत जल्द बनते हुए दिखेगी। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें आपको इंडियन बैंक पे नजर रखनी है। लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग भी है और जहां तक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है याद रखिएगा 149 150 उसके ऊपर काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। यदि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन मेरे जहन में आ रहा है। राहुल जी, एक चीज देखिएगा, श्री सीमेंट एट डे हाई, ACC एट डे हाई, ग्रेसिम एट डे हाई। डॉक्टर साहब, दो कॉल लेके आइएगा, एक तो 1500 की कॉल इसी महीने की और एक लेके आइएगा आप स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, एक मुझे 1500 की कॉल ही लेके आइए। राहुल जी, आप ये देखिए अभी अभी ये स्टॉक इसमें वीकनेस बिल्कुल नहीं थी। 50 डे में शुक्रवार को लो लगा के आया, उसके बाद 20 डे में को रिगेन किया। इसने स्ट्रेंथ शुक्रवार को ही दिखा दी थी और आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर निकलता हुआ अगर 1500 की कॉल ग्रिप में आ जाए तो क्या छोटा सा ट्रेड बनता है क्या? यहाँ पर एक ब्रेकआउट के कगार पर मेरे ख्याल से 12-15 रुपए की ऑप्शन ट्रेड कर रही है, मेरे को बता रहा है पीसीआर अभी। आपका टेक क्या होगा इस पर बताइए? 15 रुपए। जी हाँ, देखिए जो हिसाब से ग्रासिम का सेटअप है 1500 का लेवल हमें क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है एक्सपायरी के पहले। और 1500 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा हमें जैसे ये 1500 का लेवल क्रॉस होता है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसे बाय करके चला जा सकता है 15-16 रुपए के आसपास। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मेरे ख्याल से 22 और 25 रुपए के 2 लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी बढ़िया है। जैसे 1500 क्रॉस होता है मेरे हिसाब से अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी देखने हमें ये 1500 के कॉल ऑप्शन में। चलिए, आपके सामने फिलहाल ग्रासिम पर एक अच्छी राय आपको राहुल शर्मा साहब देते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार वो 34,900 की कॉल जरा स्क्रीन पर ले आइए जो थोड़े समय पहले आपको असित बरन जी ने दी थी। यहाँ पर आपको प्राइस फिलहाल 268 रुपए दिख रहा है, लेकिन ये 308 रुपए का हाई लगाकर आती हुई जा चुकी है। और आपके सामने जब यहाँ पर खरीदारी की राय दी गई थी तब ये प्राइस था लगभग 230 रुपए के आसपास। तो शानदार मोमेंटम आपने असित जी को पकड़ते हुए देखा बहुत ही कम समय में और बढ़िया मुनाफा आपको होता हुआ दिख रहा है इस प्राइस पर भी। हालांकि 308 पर तो बिल्कुल ही चांदी आपके साथ हाथ लगी थी।
बाजार में अब 2:50 और मोमेंटम बुल्स के हाथ वापस आता हुआ। कौन कौन से काउंटर्स हैं जो दिन के उच्चतम लेवल पर चलते हुए दिख रहे हैं, कुछ ही देर में हम लोग आपको राकेश झुंझुनवाला साहब का एक व्यू सुनाएंगे मेटल स्टॉक्स पर। और आज जो तेजी है, बहुत ही अच्छा रिवर्सल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। झुंझुनवाला साहब हमारे सिस्टर चैनल टीवी 18 से आज सुबह वार्तालाप कर रहे थे। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने है स्टील अथॉरिटी में 126.50। शानदार मोमेंटम वापस आपको हिंडाल्को में आता हुआ दिख रहा है 369 पर। और बढ़िया मोमेंटम आपको फिलहाल टाटा में, टाटा स्टील BSL में आता हुआ दिख रहा है। अन्य कई मेटल काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी। जी हाँ, अब ये ऑप्शन ग्रासिम का हो गया है 14 रुपए का आपकी स्कीम पे, लगभग 17.5 रुपए का स्विंग आपकी स्कीम पे। देखिए कितना अच्छा आया। अब चलते हैं यतिन के पास। डीलर्स लार्ज कैप में क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, कहां कहां उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स की एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग साइड पे? यतिन बताइए, शॉर्ट लॉन्ग कॉम्बिनेशन है या फिर अभी डीलर्स मान रहे हैं कि हाँ, जब तक 20 डेमा 50 डेमा की रेंज को दोनों ही इंडिसेस वॉलेट ना कर दें, शायद ये बाजार बाय एंड डिप्स का बाजार ही होगा? वीरू, आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। देखिए, समहाउ निफ्टी होल्ड ऑन कर रहा है और बिल्कुल ही तेजी का बाजार है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। और दो स्टॉक्स जो बाय ऑन डिप्स डीलिंग्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, उसमें सबसे पहले भारत फोर्ज। यहाँ एक BTST की ट्रेड वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। 15 से 25 रुपए का अपसाइड आपको भारत फोर्ज में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और काफी अच्छी बाइंग आज हमने लोअर लेवल्स पे ऑटो एंसिलरीज और ऑटो की है। इनफैक्ट एक न्यूज भी थी आज के मारुति अपने कार्स के दाम आगे चलते हुए कुछ ही हफ्तों में बढ़ाने वाली है। तो काफी सारी अच्छी पेंटअप डिमांड आप देखेंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में आती हुई। तो भारत फौज पे पहली खरीदारी की सलाह। दूसरी जो खरीदारी की सलाह है पोजिशनली, वो है ONGC पे, जहां डीलिंग को लगता है कि 125 से लेके 128 के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। और आज वायदे बाजार में लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी फ्रेश बाइंग आपको ONGC में दिखाई दे रही है। लास्ट वीक भी ये रिकमेंडेशन था, क्योंकि सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग में हमने देखा था कि ONGC में थोड़ी बहुत शेयर की बिकवाली थी। लेकिन जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सीधा फायदा ONGC को होता हुआ दिखाई दे रहा है एनालिस्ट लोगों को। ONGC को अगर आप देखें तो एक एडवांटेज वाकई अगर आप देखें राइजिंग क्रूड प्राइसेस का होता ही है। आपकी स्क्रीन पे 1 to 1 के जोन पे ट्रेड करता हुआ ONGC, एक बार इसको पोजिशनली। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और शुक्रवार को अगर आप देखें क्रूड में एक रिट्रेसमेंट था तो स्टॉक बैकफुट पे आया था, लेकिन अगर आप देखें आज फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी को रिज्यूम करता हुआ और ये फिर शुक्रवार के लो से चलना शुरू हुआ और अपनी हाई की ट्रैजेक्टरी में। बहुत संक्षेप में असित, इनफैक्ट माफ कीजिएगा राजेश पालवे जी, आपका ONGC पे व्यूज और क्रूड की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए, मजबूत क्रूड की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड पे? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल ONGC का सेटअप तो बुलिश है और ये पिछले दिनों में जरूर एक थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बना स्टॉक में, लेकिन अभी भी हम नियर टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक ऐसे एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करा और हमें लगता है कि यहाँ से बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक को। ये करेक्शन था, ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। जिस तरीके से सेटअप है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनते हैं स्टॉक के लिए वो 118 रुपए के आसपास के ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमें लगता है वापस पुलबैक में इसमें 126 से 128 तक आते हुए दिखेगा। तो ONGC में बाय करने की सलाह है 118 के स्टॉप लॉस से। चलिए, ONGC आपको जोड़ता हुआ दिखेगा क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों पर, जहां पर जो उबाल था वो मार्च 2019 के लेवल्स के आसपास आपने देखा पिछले हफ्ते इन काउंटर्स को, और बढ़िया चहक इधर आती हुई। अब जुड़ते हैं सुमित जी से। आपके सामने 2-3 अहम आंकड़े हैं जो वो आपको कोलेट करके देंगे और उन स्टॉक्स पर जिनमें से एक बाय कॉल आपने NMDC पर आती हुई दिखी रचना जी की तरफ, आपको ध्यान देना है फंडामेंटली भी। सुमित जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, NMDC कल नंबर्स आने हैं और मार्केट में अनुमान है कि शायद सेक्टर के सबसे बेहतर नंबर NMDC पोस्ट कर सकता है। 2 वजह, पहले तो एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट NMDC को मिलेगा, दूसरा सीक्वेंशियली प्राइस हाइक का, रियलाइजेशन इंप्रूव होने का, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, इन सब का भी एक साफ तौर पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। YOY बेसिस पे 100% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। ऑब्वियसली बात है कि लो बेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। EBITDA फ्रंट पे 150%, मुनाफे फ्रंट पे 7 गुना एक मुनाफा बढ़ने का अनुमान
अनुमान है। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में बहुत ही लो बेस था, उसकी वजह से अगर रियलिस्टिक बेसिस पे बात की जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 46% इनका रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, 45% के आसपास EBITDA और 50% के आसपास मुनाफा सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉल्यूम और रियलाइजेशन फ्रंट पे अपने बाकी सभी पीयर्स को ये बीट करेगा और एक अच्छे मार्जिन से बीट करने की बातचीत हो रही है। हायर वॉल्यूम्स और रिकॉर्ड EBITDA नंबर ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के अंदर शायद देखने को मिलेंगे भी। क्लैरिटी मिलेगी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, कंपनी की कमीशनिंग को लेकर, साथ ही साथ स्टील प्लांट्स में अभी किस तरह का आउटपुट है और एक सबसे क्रूशियल ट्रिगर डिविडेंड, क्योंकि एनएमडीसी जब हाल फिलहाल में टूटा था तो सबसे बड़े डिविडेंड यील्ड के साथ कामकाज कर रहा था, तो डिविडेंड को लेकर किस तरह की क्लैरिटी आती है ये एक और पार्ट रहेगा। और उसके अलावा EBITDA पर टन करीब 110% बढ़ने का अनुमान YOY बेसिस पे लगाया जा रहा है, 23% सीक्वेंशियल बेसिस पे यहां पर भी जंप रहेगा और रियलाइजेशन भी करीब 30% सीक्वेंशियली बढ़ने का अनुमान लगाया। तो ब्रोकर्स ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हैं। 2 से 3 रिपोर्ट मैंने रेफर किया, सबने एक सुर में ये कहा कि सीक्वेंशियली बहुत अच्छे नंबर बाजार मान के चल रहा है और शायद सेक्टर को आउट परफॉर्म भी करे, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। चलिए, आपके सामने बढ़िया रेवेन्यूज और पैट के एस्टिमेट आते हुए दिख रहे हैं एनएमडीसी पर, और इस चाल को पहले ही पकड़ चुकी हैं रचना जी। दिन के उच्चतम लेवल लगभग आपको 183 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एनएमडीसी। वीरेंद्र जी, जो आप फार्मा स्पेस देख रहे हैं ना, वहां पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 स्टॉक्स आपको ट्रैक करने चाहिए और ये सब ऑप्शंस ट्रेड्स हैं जो आपके सामने चहकते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा डिवीज लैब लाइए स्क्रीन पर। देखिए, ये आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाता हुआ दिख रहा है 4226 के आसपास। ये मूव बढ़िया है और ये 4-5 दिन की गिरावट के बाद आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, कुछ पसंद आता है आपको डिवीज लैब में? शैल जी, दिवीज लैब एक बार चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। दिवीज लैब क्या हो रहा है शैल जी कि यहाँ पर ना कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं। अब अभी क्या कर रहा है, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं इस पर या फिर हम इस पर बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जिसके नीचे इसने अगर आप देखें 10-20 रुपए के फ्रैक्शन से कल क्लोजिंग दी थी, उसको रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। अब क्या अप्रोच रखें? लेट्स ब्रिंग दिवीज लैब। एक तो यहाँ पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमें कॉल लेनी भी है उस व्यू के बावजूद भी अगर आप देखें तो राजेश पालविया जी, मेरे को सबसे अगर आप देखें डिसेंट कॉल लगती है 4300 रुपए की, जो कि हार्डली इस वक्त 24 रुपए पर ट्रेड कर रही है। आई थिंक इसके बारे में सोचते हुए मेरे जहन में 24 रुपए के प्रीमियम के साथ ये 4300 रुपए की स्ट्राइक आई है। अच्छा, एक बार शैल जी और मैंने और इस ऑप्शन को डिस्कस किया था तो गजब चला था उस दिन क्लोजिंग में स्टॉक का, और ये ऑप्शन 24 रुपए मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम है। क्या इस पुल बैक ट्रेड को 24 रुपए के प्रीमियम के साथ खेलना चाहिए क्या? 20 डेमा को अब के ऊपर ट्रेवल करता हुआ 24 रुपए 70 पैसे। तो देखिए वीरेंद्र जी, स्टॉक में एक करेक्शन जरूर आया था पिछले दिनों में, लेकिन आज जो पुलबैक एक्शन बना है वो एक इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से बना है, जो था करीब 4200 के आसपास से, और थोड़ा सा जरूर एक बार उसने वायलेट किया था वो लेवल, बट लेकिन ड्यूरिंग द डे उसने रिक्लेम किया है। तो 4200 का इसका एक सपोर्ट तो है जो कि इंटैक्ट है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक उसके नीचे नहीं क्लोज कर रहा है, तो यहाँ से पुलबैक का एक ट्रेड बिल्कुल बनता है। और ये पुलबैक में ये स्टॉक में जो पुलबैक बना है ये आना चाहिए करीब 4280 से 4300 की तरफ। तो ये कॉल ऑप्शन जो कि अब हो गई है 26 रुपए के आसपास, इस पुलबैक को प्ले करने के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रखें करीब 18 रुपए के आसपास, और टारगेट आना चाहिए इसके 34 रुपए से 38 रुपए तक के। तो पुलबैक को प्ले करेंगे 4300 तक ये पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है। अगर वो 4300 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपायरी के चलते अगले 2-3 सेशन में भी देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 4300 थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, बट यहाँ से 30 से 40 रुपए का पुलबैक अभी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। चलिए, बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 28 का प्राइस अब इस ऑप्शन का आपके सामने स्क्रीन पर। बसीन साहब जुड़ चुके हैं, 3 बज चुके हैं, बाजार उन्हें सलामी ठोकता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी
15,730। बैंक निफ्टी की तेजी अगर आपको देखनी हो तो 34,807 के साथ साथ देखिए उस शानदार कॉल को जो आपको असित जी ने दी थी लगभग 34,900 की, अब वो आपको 280 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। शानदार मोमेंटम वहां पर भी। बसीन साहब का स्वागत करते हैं। बताइए संजीव जी, कहां ध्यान कहां रुझान? आज बाय ऑन डिप की जो आपकी स्ट्रैटेजी है बखूबी बाजार में उभरती हुई, कहां ध्यान रख रहे हैं कल के सत्र के लिए? हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको और वीरेंद्र को अपडेट कर दूं। वीरेंद्र को याद है सितंबर अक्टूबर में 15-16 रुपए पे मैंने बड़ी जोर से बोला था कि JNK बैंक ले लेना, 50 रुपए चले जाएगा अगले 1.5 साल में, और आज JNK 39-30 पे सर्किट है। और दूसरा, आपको 1.5 महीने पहले 8.5 रुपए पे साउथ इंडिया बैंक का था, जबकि निफ्टी इज नॉट एट न्यू हाईज, वो आज भी 12.65 न्यू हाई मार रहा है। तो बैंक्स आर वेयर द मनी इज। और आपको सब जब मंदी में थे, साउथ बंधन बैंक में मैंने आपको कहा कि 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है, ये शेयर का भाव आपको मिलेगा नहीं। आज देखिए बंधन बैंक इज अप 8%। 375 का टारगेट आपको जुलाई में दिख जाएगा। बंधन बैंक इज गोइंग टू बी हिटिंग 500 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 ईयर। दूसरा, मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट किया, दोनों ने अपने बहुत बढ़िया मूव दिए हैं, 4-4%। अब 2 बायज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी वसीम साहब। तो पहला है पावर ग्रिड। आफ्टर अ स्मॉल करेक्शन, पावर ग्रिड इज अगेन गॉन थ्रू। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू PSUs। पावर इज द थीम एंड पावर ग्रिड नंबर्स वर वे हेड ऑफ स्ट्रीट। 232-33 में लीजिए, 27 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। दूसरा बाय है कोल इंडिया, unquestionably the best energy play in the world. It's the 3rd largest energy producer and जो इसकी मर्चेंट सेल्स है, दे आर एक्सीडिंग ऑल एस्टिमेट्स। 145-46 में लीजिए, 140-150 का टारगेट, 160-165 का टारगेट। चलिए वसीम साहब, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये 2 कॉल्स तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी हैं और दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ दिख रहा है। मैं आपके साथ जरा JK बैंक डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत शानदार फेरबदल हुआ है और जो वॉल्यूम है वो आज देखते ही बनती है। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में लेके आइए JK बैंक का। कुछ बाजार में सुगबुगाहट, और JK बैंक ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंजेस को कि 500 करोड़ का एक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आता हुआ दिखेगा JNK गवर्नमेंट को, और 7.5 करोड़ शेयर JNK बैंक अलॉट करेगा अपने फुल टाइम डायरेक्टर्स, CMD और एम्प्लॉइज को। एक ESOP आपको देता हुआ दिख रहा है सरकारी बैंक। किस हिसाब से आप इन चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं भसीन साहब? एक क्वाजी सरकारी बैंक अपने एम्प्लॉइज को ESOP देते हुए, और आज सर्किट पर वॉल्यूम देखते ही बनता है आपके सामने लगभग 6 करोड़ 52 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। अरे सर, तभी तो 16 रुपए पे आपके चैनल पे खड़े होके कहा था 50 रुपए का भाव। उस समय कोई अपना नोबडी वुड हैव स्टक हिज नेक आउट। द शेयर वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ पे जाता है हर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और अब तो गवर्नमेंट हैज कम आउट सो क्लियरली। सो 80% ऑफ बोरोइंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का भी JNK हैज अ वेरी बिग प्रेजेंस। एंड द प्रॉब्लम वाज द political uncertainty and the crony politics which was there for the last 10 years. This bank is going to go places, और उसका कोई दो जवाब नहीं है। और आज आपने सुन भी लिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बदल गया, so and so forth. So I am extremely bullish. As a disclosure, this has been one of our top pick from 16 rupees. We are not looking to sell even at 50 rupees. क्या बात है, बस यही बात आपके मुख से सुनना चाह रहे थे वसीम साहब। फिलहाल आपके सामने अगर आप बुक वैल्यू देखें JNK बैंक की तो वो 90 रुपए के आसपास है। आज 20% सर्किट के बाद भी आपको ये 50% बिलो बुक वैल्यू दिखेगा, और ये तेजी शायद आपको कुछ समय चलती हुई दिखे। ये वसीम साहब आपको राय दे रहे हैं। तो JK बैंक 39 रुपीज 30 पैसे पर फिलहाल भी खरीदारी बनती हुई दिख सकती है। ये रणनीति सेट कर रहे हैं वसीम साहब। वीरेंद्र जी, आपके लिए मारुति मंगल से एक दिन पहले 6914 पकड़िए। शैल जी, आप देखिए मारुति आपकी स्क्रीन पे 6927 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और जी हम पालवे साहब, मारुति मैं एक ऑप्शन और ट्रेड निकाल के बैठा था, लेकिन पालवे साहब उससे पहले जरा आप एक बार मारुति को समराइज करेंगे
कल का लो आज का लो सिमिलर नहीं है। आज अगर आप देखें उससे पहले ही रिकवर हो गया। इसमें ये पुल बैक कहां तक कंटिन्यू कर सकता है कल के ट्यूसडे फैक्टर से पहले? तो देखिए वीरेन जी, मारुति में जरूर हमने पिछले कुछ दिनों में एक सेलिंग प्रेशर देखा, स्टॉक करेक्ट हुआ, 7,000 के नीचे फिसल गया। लेकिन स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जहां पे स्टॉक ने एक बेस बनाया या हम बोले जहां से गिरावट रुकी वो था करीब 6800 के आसपास का लेवल। वो इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर हम पिछले कुछ महीनों का डेटा देखें तो 6800 एक सपोर्ट जैसा काम किए थे। तो यहां से स्टॉक ने पुलबैक तो दिया। अब ये पुलबैक का ट्रेड कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, तो चार्ट के हिसाब से लगता है कि ये एक्सटेंड हो सकता है 7040 की तरफ तक। तो यहां से करीब 100-120 रुपए की तेजी यहां से पुलबैक के चलते हमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 6870 के आसपास। इमीडिएट टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए 6980 और 7020 तक के। ओके, इस बीच अगर आप देखें ग्रासिम की वो कॉल जो है डी हाई पर आ गई है और एक बार एक ऑप्शन लेके आइए, फिर मैं चलता हूं आगे। अगर आप देखें आई थिंक असित के पास भी एक ट्रेड है। पहले काम करते हैं, असित का ट्रेड लेते हैं। असित बताइए क्या ट्रेड है आपके पास? वरुण जी, लेकिन मैं टाइटन को देख रहा था एंड टाइटन स्ट्रक्चर वाइज डेटा वाइज काफी अच्छा लग रहा है। सो टाइटन को अगर हम स्टॉप लॉस 1725 रख के वी कैन गो फॉर ए टारगेट ऑफ 1760, बट somebody who doesn't want to take overnight risk they can avoid this। but टाइटन का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि in coming days it might trade towards around 1800, so that is one call that I would like to give। and secondly मैं निफ्टी का 15,600 का कॉल देख रहा हूँ which is around 175 with a stop loss of 150 for a target of 240 to 250। मुझे लगता है पोजिशनली the kind of rate that is coming from different sector, metals, auto, जैसे banks are anyway running, SDFC is also coming to the fore, so I think Nifty will also see much higher level in coming days। so these are the two calls that I have for today। चलिए, तो निफ्टी के अगर आप देखिए 15,600 की कॉल 24 जून की यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, ये आप फोकस कर सकते हैं 178 पे ट्रेड करते हुए। एक काम करते हैं, एक स्टॉक और लेके आइए, मैं जिस पर फोकस कर रहा हूं फालवे साहब। इसमें है टिपिकल फ्लैग, अ फ्लैग क्लोजर टू एक्सपायरी, बहुत एग्रेसिव होता है। वो एक इंडिकेटर ये भी बात का होता है कि सेकेंड लास्ट वीक में जो एग्जॉशन जोन रहा, जिस जोन में स्टॉक फंसा हुआ था, उससे बहुत तेजी से निकल रहा है। लुक एट पिरामल एंटरप्राइजेस 2313 जून फ्यूचर्स से। एक बार इसकी कॉल लेके आइए 2350 रुपए की। मैं दो कॉल्स पे फोकस कर रहा था, 2300 पे और 2350 पे। 2300 थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई थी। राजेश पालवे जी, ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। एक अगर आप देखें 2334 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है। इसके इस 2350 के कॉल ऑप्शन को आप कैसे अप्रोच करेंगे और स्पॉट पे टारगेट क्या होगा और इस कॉल ऑप्शन पे टारगेट क्या होगा, अगर आपका व्यू इस पे पॉजिटिव है तो? तो बिल्कुल वीरेन जी, व्यू तो पॉजिटिव है स्टॉक में। और जिस तरीके से अगर मैं इसका पूरा सीरीज का डेटा देखूं तो अब इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। आप पिछले दिनों में जो एक माइल्ड करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग थी वो अब यहां से इसको वापस से इसके अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में टर्न करते हुए दिख रही है। और एक्सपायरी के पहले इस तरीके का मूव ये दिखाता है कि स्टॉक में 2370 से 2400 तक के टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। और अगर हम देखें 2350 की कॉल ऑप्शन जो कि आप अभी बता रहे हैं, वो कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है, क्योंकि हमें लग रहा है इसमें मूव जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 2400 तक का। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 58 रुपए से 60 रुपए तक के। अब ये 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 26 रुपीज के आसपास, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख ले और 58 रुपए से 65 रुपए तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में जिस तरीके से यहां से जो रिवर्सल देखने को मिला एक करेक्शन के बाद, वो ये दिखाता है कि ये स्टॉक बहुत जल्द 2400 की तरफ क्रॉस होते हुए दिखेगा। एंटरप्राइजेस पर आप तेजी पकड़ते हुए दिख रहे हैं राजेश पालिया साहब के थ्रू। और कहां फिलहाल मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, ये पकड़ते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, स्वागत है आपका। एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए बचे हुए 21 मिनट के लिए। जी देखिए, काफी शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली थी और आज की रिकवरी साफ संकेत दे रही है कि बुल्स है वो भारतीय बाजार पे हाईवे है और कोई भी डिप्स का वेट करता है। और देखिए काफी ट्रेड्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। मेनली आप एसबीआई की बात करें, रिलायंस, टाटा पावर, टाइटन, पीएल, एफएनओ में। तो आप यदि कन्विक्शंस की बात करें तो एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है। एफएनओ सेगमेंट में आप देखेंगे तो एसबीआई एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके आज टर्न हुआ है और आज एक पियर्सिंग पैटर्न काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट में।
लॉन्ग के बिल्टअप के साथ में इसमें 400 की पुट राइटिंग भी है, काफी पॉजिटिव डेटा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो 410 के स्टॉप लॉस से 438 440 तक के लेवल दिखा सकते हैं। उसके अलावा यदि आप बीटीएसटी की बात करें तो नॉन एफएनओ में कोरोमंडल फर्टिलाइजर पे फोकस करना चाहूंगा। आप पिछले 4-5 दिन पहले हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे और 1000 तक की लेवल्स की पोजीशनली बात कर रहे थे। आज का जो मोमेंटम है वो मल्टीपल वीक्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 890 का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट। तो एसबीआई एफएनओ में, कोरोमंडल फर्टिलाइजर एज ए बीटीएसटी, नॉन एफएनओ में, ये दो प्रीफर्ड पिक यहाँ पे रहेगी। ये मोमेंटम आपको बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 15,746 निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल स्क्रीन पर दहकता हुआ। बाजार बंद होने में 20 मिनट और सिलसिला शुरू करते हैं बीटीएसटी कॉल्स का। सबसे पहले जुड़ेंगे यहां पर राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, कहां नजर गड़ाए हुए हैं आप इस तेजी में? जी हाँ, देखिए काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बीटीएसटी में रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय करने की राय रहेगी। 2220 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मेरे हिसाब से कल के सेशन में 2290 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का की बनावट है जो हम थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी का डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक पकड़ सकता है अपनी एजीएम के पहले, और जिस हिसाब से निफ्टी है मेरे हिसाब से 15,800 के बियॉन्ड, इनफैक्ट 16,000 तक ले जाने में रिलायंस की अहम भूमिका रहेगी ऊपर में पार्टिसिपेशन में। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल आपको देते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर आ ही जाएगा। अगर आप इस कॉल में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना अति आवश्यक है। जुड़ते हैं रचना जी से। रचना जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी एनएमडीसी की कॉल महकती हुई तेजी में 185.25 दिन का उच्चतम लेवल। अब बताइए कल के लिए क्या रणनीति आप सेट कर रही हैं अभी? जी, बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहे हैं। कहाँ देखें ये पता नहीं चलता, इतनी मूवमेंट्स है मार्केट में। तो एक स्टॉक जिस पर मैं नजर रखूंगी बीटीएसटी के हिसाब से, दैट इज हेवल्स का फ्यूचर्स। और ये जब तक 970 का एसएल सस्टेन करता है तब तक ये 1000 का नंबर दोबारा दिखाना चाहिए। या वैसे भी ये बार-बार जाता है 1000 की तरफ। 1000, 1010 एंड 1020, ये तीनों नंबर्स इसमें देखने की उम्मीद है। और दूसरी एक नजर हमेशा रखनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए पेट्रोनेट पे। पेट्रोनेट, हिंदपेट्रो, ये सारे एनर्जी स्टॉक्स जो है वो रिलायंस के साथ साथ बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देने के चांसेस हैं। अच्छा राजेश पालवे जी, मैं आपके पास आऊंगा आपके बीटीसी ट्रेड के लिए रचना जी की ट्रेड के बाद। उससे पहले एक बात बताइएगा कि इस ट्रेड को कैरी करें या नहीं। आज सुबह जो हमने पहला ऑप्शन ट्रेड लिया था सीएनबीसी आवाज पर, वो था एचडीएफसी की 2500 की कॉल। ये हमने डिस्कस किया था करीब करीब 9:32 पे। तब ये ट्रेड कर रहा था 19 रुपए 59 पैसे के आसपास, 60 पैसे के आसपास, माफ कीजिएगा। अब ये ट्रेड कर रहा है 32 पे। थ्योरी यही थी कि ये स्टॉक पुल बैक देगा अपने एक बहुत क्रिटिकल एवरेज से। इस ऑप्शन को कैरी करें या फिर अभी होल्ड कर लें जिसके ग्रिप में आ गया है? आपका टेक और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो एज वेल। डायरेक्टर साहब, पालवे साहब। वीरेन जी, देखिए एचडीएफसी में जरूर एक करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा, लेकिन इसका अगर हम लेवल देखें तो ये एग्जैक्टली इसका जो सपोर्ट बना हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो करीब 2450 2460 की रेंज में है और स्टॉक ने वहीं से वापस से पुल बैक दिया है। अगर हम स्टॉक को देखें तो ओवरऑल अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में इसका पैटर्न बना हुआ है और जिसमें कि ब्रेकआउट अवेटेड है और वो ब्रेकआउट आएगा करीब 2560 के ऊपर। अब जब ये 2560 के ऊपर क्लोज करने लगेगा तब यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा बाइंग का ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और स्टॉक फिर वापस से एक 2650 2700 तक की ट्रेजेक्टरी भी दिखा सकता है। तो पैटर्न के हिसाब से तो हमें लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और जिन्होंने ये पोजीशन बनाई है मॉर्निंग में उन्हें पोजीशन कैरी करना चाहिए, क्योंकि अब ये मूव जो दिख रहा है वो लगता है कि ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये मोमेंटम और यहां से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ये स्टॉक में हमें लगता है 2560 2570 तक के मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे। तो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। जिन्होंने लिया 32 रुपए के आसपास वो कॉल ट्रेड कर रही है, तो स्टॉप लॉस अब इसका ट्रेल करके 26-27 रुपए के आसपास ले आए और हमें लगता है कि अगर ये टारगेट आते हैं 2560 तक के तो ये ऑप्शन के टारगेट हो जाएंगे 45 रुपए तक के, वहां प्रॉफिट बुक करें। आज के लिए जो मेरा बीटीएसटी ट्रेड है वो रहेगा टाइटन पे, और टाइटन में जिस तरीके से फॉर्मेशन है थ्रू आउट द सीरीज देखें, जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ और आज भी स्टॉक ने लोअर साइड से जिस तरीके से एक रिकवरी दिखा के अब ये अपने ब्रेकआउट लेवल के नजदीक खड़ा है, तो हमें लगता है कि
एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में मोमेंटम और यहाँ से पिकअप होगा। 1760 1770 तक के टारगेट हमें लगता है कल तक आते हुए दिख सकते हैं। 1715 के स्टॉप लॉस से टाइटन BTST किया जा सकता है। चलिए, तो टाइटन पर दूसरी मोहर आपको लगती हुई दिख रही है BTST के रूप में, और फिलहाल बचे हुए 15 मिनट के लिए भी यहां पर असित जी बुलिश थे और अब जुड़ते हुए आपको दिख रहे हैं पालविया साहब। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने फिलहाल लेवल है 15,748 और पूरी कोशिश बुल्स आपको करते हुए दिखेंगे कि 15,750 पहले अपने कब्जे में करें और फिर बढ़ते हुए दिखें आगे 15,800 की तरफ। चलिए और देखते हैं कहां कहां मोमेंटम चेज करते हुए दिख रही है हमारी टेक्निकल मंडली। जुड़ेंगे इनके सिंह साहब से। सिंह साहब बताइए, कल के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अभी? कल के लिए मैं एक BTST ट्रेड लेना चाहूंगा और मैं काफी बुलिश हूं उस पर। जो ट्रेड है कोचिन शिपयार्ड का, वो काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और बैंड भी उसका ब्लास्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कल के लिए इसको 430 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। इसमें 399 का एशियल होगा और कल मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे में टारगेट अचीव कर जाना चाहिए, जिस तरह का इसका पैटर्न बन रहा है। क्योंकि 5 डेज से कंसोलिडेट हो रहा है और जब भी प्राइस एक जगह कंसोलिडेशन होती है 5 डेज, तो उसके बाद एक मूवमेंट आती है, जिसको मैं BTST ट्रेड के रूप में लेना चाहूंगा। CMP 409, एशियल 399, टारगेट 430 के लिए। आपके सामने एक टेक्निकल चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में बनाएंगे हमारे डायरेक्टर साहब कोचीन शिपयार्ड का। 4 दिन की गिरावट आप खरीदारी के रूप में तब्दील करते हुए दिख रहे हैं कोचीन शिपयार्ड में NK सिंह साहब को, और ये दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ। एकदम वापस टाइटन का चार्ट लाएंगे स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। यहाँ पर शानदार मूव अप बनता हुआ हमारे 2 टेक्निकल दिग्गज इसको खरीदारी की राय आपको देते हुए दिखे हैं। पहले यहाँ पर असित जी ने राय दी और अब पालविया साहब यहाँ पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं 1744। और ये अहम इसलिए है क्योंकि आपने 4 दिन पहले यहाँ पर 1748 का ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा। अगर वो टूटता है तो ये बढ़िया मोमेंटम आपको ना सिर्फ अभी बल्कि कल के लिए भी आता हुआ दिखेगा। चलिए अब जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी बताइए, किस हिसाब से आप जाते जाते बाजार को देख रहे हैं? तेजी शानदार 15,750 बुल्स के कब्जे में, कोई बढ़िया ट्रेड आपको स्क्रीन पर छलकता हुआ दिखता हो? सर जी, मुझे इन पर्टिकुलरली यहाँ पे HDFC और HDFC बैंक, HDFC ट्विंस दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अगर एक को चुनना है तो फिर डेफिनेटली मैं HDFC बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है ऑलरेडी इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन एज ए कॉल मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1470 पे, और जो टारगेट मुझे दिखता है एज ए BTST वो रहेगा 1520 का। बैंक में स्ट्रेंथ नजर आ रही है और आप करीब करीब 1520 रुपए के टारगेट के लिए 1470 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी करीब 15,751 और 34,880 के स्तर पे बैंक निफ्टी। एक बार लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे और कुछ स्टॉक जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। BEL ये स्टॉक जो आई थिंक अर्निंग्स की तरफ बढ़ रहा है, अब डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स में आप देखिए जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और OI एडिशन याद रखिएगा कल के लिए बहुत अच्छा खासा है। उसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये UBL की इस दौर की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। और साथ ही साथ एक और स्टॉक देख लीजिए जिसमें OI एडिशन काफी स्ट्रॉन्ग है और वो है DLF। DLF एक बहुत क्लियर और एक शार्प चार्ट। पालवी साहब, DLF पे आपका टेक क्या होगा? 301 डे हाई पर और एक्सपायरी से पहले एक बार फिर से 300 के जोन को रीगेन करना और 10 डेमा के ऊपर क्लोज होना। आपका ट्रेड इस पर या फिर व्यू क्या, आपका क्या होगा इस पर? तो वीरेंद्र जी थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो स्टॉक का पैटर्न बना हुआ है उसमें लगता है कि यहाँ से जब तक ये स्टॉक 310 312 की रेंज क्रॉस नहीं करेगा वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। हालांकि स्टॉक में जो करेक्शन था वो पिछले वीक में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक करेक्ट हुआ करीब 320 से ऑलमोस्ट 280 की जोन तक गया और वहां से वापस से रिकवरी आई है। तो रिकवरी ये दिखाती है कि स्टॉक में 308 310 तक तो ये पुलबैक कंटिन्यू रह सकता है। 310 का जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पुलबैक का। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर स्टॉक में बाय की पोजीशन यहां से पोजिशनल बेसिस पे भी बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखे तो पॉजिटिव है। और 310 का मैं वेट करूंगा, उसके बाद में इसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा लॉन्ग साइड का। अच्छा, इस बीच अगर आप देखें पूरा रियल स्टेट स्पेस जो है ना वो काफी, अगर आप देखें बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। DLF डे हाई पर है
गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंकिंग पे ही समर्पित होकर बात करें तो इंडसइंड बैंक एक क्रिटिकल जंक्चर पे, अभी अगर आप देखें राजेश शतपुरे जी ने एचडीएफसी बैंक पे कमेंट किया जो कि सारे एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज हो रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट इज एक बार अगर आप चार्ट्स पे एचडीएफसी बैंक की और एक बार आप चार्ट्स पे इंडसइंड बैंक की अगर 10 डे ड्रॉ करके दिखाएं तो आपको मालूम चलेगा कि एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर के नजदीक खड़ा बैंक निफ्टी। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 35,000। कैसे पॉइल्ड है एक अच्छे स्विंग के लिए? ये आपकी राय क्या होगी राहुल जी? इंडसइंड बैंक वॉल्यूम्स इसके भी अच्छे हैं, पुलबैक इसका भी इंप्रेसिव है और ये अभी 10 डेमा को क्रॉस कर सकता है। आपका टेक इंडसइंड बैंक पे क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से वो है नहीं। चंदन आप टेक जोड़ेंगे इस पर अपना प्लीज, इंडसइंड बैंक। बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा शानदार मूव आपको पूरे बैंकिंग सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पीएसयू चल रहा है, दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक है वो भी एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है और बिल्कुल इंडसइंड बैंक उन्हीं कैंडिडेट्स में से है। और आप देखोगे पिछले लगभग 6-7 वीक में ये काउंटर आपको हर बार 960-970 के जोन से सपोर्ट लेके टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक डोजी विथ लॉन्ग लोअर शेडो बना और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, इंडिकेट कर रहा है कि रिसेंट के स्विंग हाइज बनने चाहिए। तो लॉजिकल जो टारगेट बन रहे हैं वो 1050 के आसपास बन रहे हैं। आपको यहाँ पे 990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। आपके सामने अब सिर्फ 9 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। डायरेक्टर साहब आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे कंट्रीब्यूटरी पैनल, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस निफ्टी की शानदार मोमेंटम में उसका साथ देते हुए दिख रहे हैं। 15,760 के ऊपर आपने निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा। दिन के उच्चतम लेवल पर ये स्क्रीन पर आपके सामने दहकता हुआ दिखेगा। टॉप कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी 14 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको 11 पॉइंट आते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 10 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है, 7 पॉइंट आते हुए दिख रहे हैं एसबीआई की तरफ से और 6 पॉइंट अदानी पोर्ट्स की तरफ से। दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। और यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल जो आप 15,600 की ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी पर, वो आपको दी थी असित जी ने। उसका प्राइस तब था मेरे ख्याल से 178, 179। वो आपके सामने स्क्रीन पर 191 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है 10 ऊपर। और फिलहाल अभी बाजार बंद होने में 8 मिनट जारी हैं। वीरेंद्र जी आपने क्या पकड़ा? शैल जी बहुत सारे ऑप्शंस डी हाई पे फ्लो करते हुए पिरामल एंटरप्राइजेस की वो कॉल 37 पे हो गई है। इंडसइंड बैंक डी हाई पर आ गया है। टाटा केमिकल अगर आप देखें ये भी डी हाई की डिरेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ, बट मेरा जो जहन में आ रहा है कुछ स्टॉक्स वो है सीमेंट स्पेस से। अभी कुछ देर पहले ग्रासिम की हमने कॉल ली थी। लुक एट अंबुजा एक बार फिर से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाकर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। यस, इस लेवल पे अगर क्लोज होगा तो समझ लीजिएगा ये एक सिमिलर क्लोजिंग होगी जो इसकी 17 जून को थी और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी होगी। फालवे साहब आप सीमेंट में क्या कैरी करना चाहेंगे? ग्रासिम में वो हमने कॉल ली थी, वो उसने अच्छा पैसा बना के दिया। अभी अंबुजा डे हाई की ट्रेजेक्टरी में और इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होगा। सीमेंट में कुछ कैरी करना चाहेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, सीमेंट पैक ओवरऑल एक अपने आप में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, कंटिन्यूटी है इसमें। और बिल्कुल अंबुजा सीमेंट का पैटर्न जिस तरीके से बना हुआ है उसमें लगता है कि इसमें 354 तक के टारगेट कल के सेशन में आते हुए दिख सकते। करंट लेवल से 340 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 354 तक के टारगेट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अंबुजा सीमेंट के लिए लिए जा सकते हैं। चलिए आपके सामने बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ। और वीरेंद्र जी जाते जाते सिर्फ और सिर्फ छोटे और मंझले बैंक्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। यहां पर ध्यान डालते हैं फिलहाल पीएनबी पर। यह स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 41 रुपए 90 पैसे के आसपास। यहां पर जो मूव है वो देखते ही बनता है क्योंकि पूरी की पूरी सरकारी रैली जो है वो आपको पीएसयू बैंक्स में ही आती हुई दिख रही है। 5 दिन की गिरावट और शानदार मोमेंटम। साउथ इंडियन बैंक लाइए डायरेक्टर साहब, न जाने कितने दिनों बाद इस बैंक की चर्चा हो रही है और ये आपके सामने दहक रहा है 12 रुपए 75 पैसे पर। कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाइए, हमारे दर्शक देखेंगे क्या बढ़िया मोमेंटम आपको साउथ इंडियन बैंक में आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 12 रुपए 70 पैसे पे। वॉल्यूम आपके सामने है वीरेंद्र जी 18 करोड़ 64 लाख शेयर, जो कि हाईएस्ट है कम से कम नवंबर से अब तक की। तो 6 या 7 महीने का वॉल्यूम हाई और बढ़िया मूव आपके सामने स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक दिन का उच्चतम लेवल 1774। और आप लाइए जो खबर आपके सामने पेश करी थी हमारे मित्र
लक्ष्मण जी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्किट पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और वो प्राइस है 24 रुपए 20 पैसे। यहाँ पर आपका वॉल्यूम आज है फिलहाल लगभग 7 करोड़ 60 लाख शेयर। इंडियन ओवरसीज बैंक लाइए, ये भी आपको सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 23 रुपए 60 पैसे। यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो है 6 करोड़ 51 लाख शेयर। बढ़िया बाजार तेजी में आपको बंद होता हुआ दिख रहा है और बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है सरकारी महकमे में। HDFC भी वीरेंद्र जी दिन के उच्चतम लेवल पर, HDFC लाइफ आपको 720 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पूरा का पूरा ब्लू चिक सेगमेंट आपको खनकता हुआ तेजी में। वीरेंद्र जी 70 अंकों पर 15,752 निफ्टी। जी है तो कंपनी आज हमारे गांव की भी चल रही है, लेकिन इस पे क्योंकि हाउस व्यू अच्छे नहीं आए तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। 6850 BHL और कुछ स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गुजरात गैस आपकी स्क्रीन पर आप देखें आज डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और यस डे हाई पर है। पिरामिड एंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है और साथ ही साथ कैश में आप देखें एक पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन देखिए PTC। चंदन जरा PTC पे अपनी निगाहें डालेंगे जरा एक बार। आई मीन डे हाई पर क्लोज होता हुआ और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं। जरा प्लीज एक बार PTC का अगर आप थोड़ा सा लंबे टर्म का चार्ट लेके आएंगे 106.45 डे हाई पे क्लोज होता हुआ और आप समझ लीजिए कि 10 डे से पुल बैक दिया, यानी वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन रखी आज इसने। आप क्या कहते हैं 106 पे कोई ट्रेड विजिबल है आपको यहाँ पर? जी मैम देखिए पूरी ऑयल गैस पावर कंपनीज में काफी अच्छा अट्रैक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है। चाहे आप NTPC बात करो, भेल की बात करो या PTC या पावर ग्रिड और टाटा पावर, सब में काफी पॉजिटिव प्राइस सेटअप है जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बड़े मोमेंटम बनेंगे। और स्पेशली PTC की आप बात करें तो स्टॉक अपने लगभग 40-42 महीनों के हाईएस्ट लेवल के आसपास चल रहा है और रिसेंटली इसने 100 के लेवल को गैप अप से सरपास करके 110 तक गया और वापस कल इसने 9960 यानी जो एक गैप था उस गैप को पार्शली फिल किया और आज 101 के हायर लो बना के ब्रेकआउट देने को लिए तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। 103 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट हाई तो निकलेगा ही, ऊपर में आपको 112 से 115 तक के टारगेट PTC में बनते हुए नजर आने चाहिए। चंदन जी बहुत ही कम समय रह गया, बताइए कल के लिए निफ्टी पर क्या करना है? दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 68 अंकों पर 15,750। क्या हम निफ्टी खरीद के जाएं और क्या करना है बैंक निफ्टी पर? 310 अंकों पर 34,870 एक बढ़िया ट्रेड इंडिसेस पर सेट कीजिए। जी बिल्कुल, निफ्टी पे एक काफी अच्छा एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है। और निफ्टी में आप देखोगे तो जो प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं वापस 15,900 तक के लेवल को छूते हुए नजर आएंगे। तो 15,650 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में आपको 15,900 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा किसी को लग रहा है कि मार्केट नीचे के ज्यादा लेवल से रिकवरी हो चुका है तो 15,750 की कॉल ले, 80 रुपीज के आसपास ये कॉल ले, अभी 82 83 के आसपास चल रही है, 80 के आसपास ले। यहाँ पे आपको 55 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 135 तक के टारगेट बनेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी बात करें तो 11 दिन के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद बुलिश एनगल्फिंग बना है। 34,500 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 35,250 35,500 तक के लेवल बनेंगे। 35,000 का कॉल ले, 250 के आसपास चल रहा है, 180 का स्टॉप लॉस, 400 रुपए का टारगेट। चलिए दो लॉन्ग कॉल्स आपके पास आती हुई निफ्टी पर खरीद के लेके जाइए। 15,750 निफ्टी की कॉल ट्रैक कर रही है 84 रुपए पर और 35,000 की कॉल आपको बैंक निफ्टी पर फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। ये दो ट्रेड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कल के सत्र के लिए। बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दोनों इंडिसेस दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी बिल्कुल सही मौका है, समापन समारोह शुरू कीजिए इस शानदार दिन का जहां पर आपने डिप को खरीदते हुए देखा बुल्स को। जी हाँ, 15,500 निफ्टी पे कारगर रहा और 34,040 और 33,940 बैंक निफ्टी में वो लेवल था जो काम कर गया। फ्यूचर्स के ट्रेड्स ने आपको सब्सटेंशियल प्रॉफिट दिए। कल के लिए 15,803 और याद रखिएगा 35,050 एक नया थ्रेश होल्ड पॉइंट होगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी में को बढ़ाने वाले स्टॉक्स में से अदानी पोर्ट्स, NTPC, टाइटन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल रहे। HDFC बैंक का पुलबैक काफी काबिल तारीफ रहा। कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई पे क्लोज होता हुआ ऑलमोस्ट। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स NBFC स्पेस से अगर आप देखें पिरामिड एंटरप्राइजेस डी हाई पर आके क्लोज होता हुआ। याद रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में
और कुछ अगर आप देखें बैंक्स जो कि काफी स्ट्रांग रहे, उसमें HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, सारे के सारे बैंक डे हाई के क्लस्टर में आके क्लोज हुए। निफ्टी करीब 15,750 और 34,880 इस वक्त निफ्टी बैंक। पिडिलाइट एक और स्टॉक जिसने काफी स्ट्रांग मूव दिया, आज करीब 2156 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और इंश्योरेंस स्टॉक्स में अगर देखें तो SBI लाइफ ने आज काफी शानदार पारी खेली। निफ्टी क्लोज हुआ है करीब 15,750 के स्तर पे, 65 अंक ऊपर। हालांकि अगर आप देखें बात सिर्फ 65 अंक की नहीं है, बात यह है कि आज निचले लेवल से क्या हुआ। अगर आप निचले लेवल से पैमाइश करें, जो सुबह आज हमारे डिस्कशन का निफ्टी की रणनीति में सबसे बड़ा क्रक्स था, वो ये था कि FIs ने, याद रखिएगा, पुट राइट की थी 15,500 की, और शैल जी उस 15,500 की पुट ने काम कर दिया, और 34,000 की पुट बिकी थी आपकी निफ्टी बैंक की, उसने काम कर दिया। अब शैल जी कल मॉर्निंग में सबसे बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा निफ्टी के लिए 15,803 और बैंक निफ्टी के लिए 35,050। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से तो आपके हरे रुमाल ने कमाल कर दिया, और जैसा कि मैं आपको कह ही रहा था, बुलिश रहिए, आपको बाजार में बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। पहले 15,600 आया, फिर 15,650 आया, 15,700 आया, और अब आपके सामने 15,750। ऐसे ही करते करते हम 16,000 तक पहुंच जाएंगे। वो हरा रुमाल अपने पास ही रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि हमारे दोनों कप्तानों ने किस तरीके का आपको रिटर्न दिया। आपके सामने सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी। नीरज जी ने 2.4% और आशीष जी की टीम ने 3.8% का शानदार रिटर्न आपको कमा के दिया। बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर, और इस आप देखिए जो तेजी को उन्होंने पकड़ा है वो तब है जब बाजार में एक बहुत गहरा डिप आने की संभावना थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बाजार हरे निशान में बंद होगा। आइए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान डालते हैं आशीष जी की टीम पर। यहाँ पर आपने बढ़िया मोमेंटम देखा बिरला केबल पर। नतीजों के बाद काउंटर 20% ऊपर 107 रुपए 4 पैसे पर दौड़ता हुआ दिख रहा है। बांसवाड़ा सिंटेक्स, बहुत कम इसकी चर्चा होती है, आज 5% सर्किट, नतीजे अच्छे थे 173। कनेक्स माइक्रो 5% ऊपर 77, और सेंट्रम कैपिटल जिसको RBI की हरी झंडी मिली है एक स्मॉल बैंक खोलने की और लाइसेंस मिलता हुआ, काउंटर पर है 53 रुपए के आसपास ये बंद होता हुआ। नीरज जी की टीम में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जहां पर बढ़िया मोमेंटम था? श्रेय इंफ्रा 10% ऊपर, सर्किट 1593। GMR इंफ्रा 10% ऊपर 30 रुपए 80। मैल्कम इंडिया नतीजे अच्छे, 5% का सर्किट 638 रुपए के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा। और फ्रंट लाइन काउंटर HDFC नीरज जी की टीम में आपको 1.33% रिटर्न देके गया। दोनों कप्तानों ने बढ़िया आपको मुनाफा कमा के दिया। आशीष जी की तरफ से 3.8 और नीरज जी की टीम से 2.4% रिटर्न आता हुआ। वीरेंद्र जी। जी हाँ, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि जितनी शानदार ये क्लोजिंग रहे, कल की ओपनिंग रहेगी, हम चलते हैं और दे जाते हैं कमान दीपाली के हाथ। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे 205 अंक ऊपर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। दीपाली से बात करते हैं। दीपाली, प्रीशियस मेटल्स में आप देखें आज की अप्रोच क्या थी और इस वक्त लेवल्स क्या हैं, और स्पेशली अगर आप देखें यूएस मार्केट में जिस प्रकार का बिहेवियर रहा, या फिर फेड की जो कमेंट्री थी, उसके बाद जो डॉलर में स्ट्रेंथ आई थी, उसके चलते प्रीशियस मेटल्स में क्या आउटलुक बन रहा है और अभी क्या स्थिति है? शुक्रिया वीरेंद्र। बिल्कुल पिछला हफ्ता कमोडिटीज के लिए काफी उथल पुथल भरा था। यूएस फेड के हॉकिश कमेंट्स का पूरा इम्पैक्ट हमने देखा, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते सोना 2,000 रुपए फैसला है ऊपरी स्तरों से, अभी 47,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 46,700 के आसपास एक दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन स्तरों से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बल्कि अगले 3-4 दिनों में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में, और उसके बाद एक मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो अभी स्टेबली मूव कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग मूव है वीरेंद्र बेस मेटल्स में, जहां पर हमने लगातार पिछले 3 हफ्ते मुनाफा वसूली देखी है, वहां पर एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी है। निकेल टॉप मूवर है 1% के तेजी के साथ। तो फोकस बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पर ही रहेगा कि स्ट्रैटेजी यहाँ क्या होनी चाहिए, किन लेवल से खरीदारी शुरू करनी है। एक ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।